हमारा ये पेपर डिस्कशन केमिस्ट्री प्रीलिम 1 का सबसे लास्ट आपका पेपर, जिसमें मेजर जो पार्ट था इट वाज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास था पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18। देन था इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, DNF ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर ऐड किया गया था जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। सो आई होप पेपर आपका इजी गया होगा, क्योंकि बहुत इजी पेपर सेट किया गया था। एक बार हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें दिया है कि 2x + 3y gives you 4z, द रेट ऑफ रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड एज। तो देखो रिएक्शन क्या है, 2x + 3y gives you 4z। आपको अगर याद हो, हम लोग ओवरऑल रेट कैसे लिखते हैं? ओवरऑल रेट इक्वल टू, याद करना, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, स्टोइशियोमेट्रिक और रेसिप्रोकल में, तो ये हो जाएगा -1/2 d/dt ऑफ x, दैट इज इक्वल टू -1/3 d/dt ऑफ y, दैट इज इक्वल टू 1/4 d/dt ऑफ z। तो देख लो आंसर कौन सा मैच करेगा। नेगेटिव साइन है बट 1/3 के लिए नहीं है, -½ -1/3 और 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। पहला तो बहुत सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड भी आपका केमिकल काइनेटिक्स का है। कंसिडर द रिएक्शन इफ d/dt ऑफ NO2 इज गिवन एज 0.052 मोलार पर सेकेंड, देन द -d/dt ऑफ O2 विल बी। तो फिर से एक काम करते हैं, हम लोग इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन दिया है 2NO + O2 गिव्स यू 2NO2। तो फिर से एक बार बताना ओवरऑल रेट कैसे लिखेंगे इसका ओवरऑल रेट लिखेंगे एज -1/2 d/dt ऑफ NO -1/1 d/dt ऑफ O2 एंड ½ d/dt ऑफ NO2। अब देखो आपके पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा आपको दिया है NO2 का। NO2 मतलब ये रहा, और इसका पूछ रहा है, मतलब इसको और इसको इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 d/dt ऑफ NO2 इक्वल टू -d/dt ऑफ O2। आई थिंक आपको -d/dt ऑफ O2 ही निकालना है, बराबर। और आपको वैल्यू किसकी गिवन है? आपको वैल्यू दिया है d/dt NO2 का, लेकिन यहां पर d/dt NO2 का हाफ, मतलब इस वैल्यू का आधा करना है। तो बेसिकली हो जाएगा 1/2 × 0.052, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.026। देख लो कहां पर 0.026। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहां पर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोला है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है A of A + B of B gives you प्रोडक्ट। तो बोल रहे हैं कि -dA/dt किसके बराबर होगा? तो एक काम करो ना यार, इसका आप ओवरऑल रेट लिखो। ओवरऑल रेट विल बी इक्वल टू -1/A d/dt ऑफ A इक्वल टू -1/B d/dt ऑफ B इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए कुछ दिया नहीं है तो जाने देते हैं उसको, खाली रिएक्टेंट की तरफ रहते हैं। प्रोडक्ट का भी लिख सकते हो आप, प्लस d/dt ऑफ प्रोडक्ट P। अब बोला क्या है कि -d/dt ऑफ A किसके बराबर होगा? तो एक काम करते ना, ये दोनों को इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। ये दोनों को इक्वेट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको निकालना -d/dt ऑफ A, तो A को वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -d/dt ऑफ A इक्वल टू, बराबर, A अगर वहां चला गया तो -a/b d/dt ऑफ B। तो आपका आंसर होना चाहिए -a/b d/dt ऑफ B, -a/b d/dt ऑफ B। जस्ट एक मिनट, यहां पर भी माइनस साइन आएगा। नहीं, दो बार माइनस नहीं आएगा। -a/b d/dt, जस्ट एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? माइनस तो A यहाँ पर चला गया, तो -a/b एक मिनट, ये एक अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -a/b d/dt ऑफ B d/dt ऑफ B -a/b d/dt ऑफ B। तो ये होगा आपका, यहाँ से तो ये उड़ गया, यहाँ से ये भी उड़ गया, -a/b है, यहाँ पर -b/a है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो एक साइन हट जाएगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए
माइनस ए बाय बी डी बाई डी टी ऑफ बी। यहाँ देखो दो नेगेटिव साइन है इसलिए सी नहीं हो सकता, बट डी में वो लोग ने माइनस ए बाय बी को क्या लिखा है, माइनस बी बाय ए। तो अगर आप इसको रिवर्स करो तो नेगेटिव साइन को आप कंज्यूम कर सकते हो, राइट। तो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए डी। इजी था, खाली थोड़ा सा एक पॉइंट पे घुमाया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर से केमिकल काइनेटिक्स, फिर से सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है एक बार रीड करेंगे। बोला A2 प्लस बी प्लस सी गिव्स यू AC प्लस AB। बोल रहा है कि इसमें बाय ट्रिपलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 ट्रिपल द रेट। पहले काम करो ना, जो रिएक्शन दिया उसका रेट लिखो। तो रेट क्या हो जाएगा, K A2 रेज टू X B एंड C। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। फिर जैसा बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। क्या बोल रहा है, किसके कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करना है, A2 के कॉन्सेंट्रेशन को। तो ये हो जाएगा K 3 टाइम्स ऑफ A2 रेज टू X B इंटू C। ये हो गया सेकंड। और ऐसा करने से बोल रहा है कि रेट 2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ रेट 1। क्लियर है ये। फिर क्या बोल रहा है, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। बोल रहा है कि सिर्फ C को डबल करो। तो ये हो जाएगा R3 इक्वल टू K A2 रेज टू X B एंड 3 टाइम्स ऑफ C। इसको y कर दो, इसको z कर दो। इसका ऑर्डर y और z ले लो, ये लेना भूल गया मैं। इसको आप मार्क करो अपना इक्वेशन नंबर 3। और ऐसा करने से बोल रहा है कि रेट क्या हो रहा है, डबल, मतलब R3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। इसके बेसिस पे आपको बोल रहा है कि राइट द रेट लॉ। रेट लॉ मतलब आपको ऑर्डर निकालना है। क्या और भी कोई कंडीशन दिया है, क्योंकि यहां पर ना 3 ऑर्डर आ रहे हैं x y एंड z। तो ये बोल रहा है कि डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B हैज नो इफेक्ट। B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि B के ऊपर पावर, B का ऑर्डर कितना है, 0। तो पहले तो वो ऑप्शन निकाल दो जहां पर B दिया हुआ है। यहां B दिया हुआ, ये भी गया, यहां B दिया, ये भी गया, क्योंकि B का ऑर्डर 0 है। एनी नंबर रेज़ टू 0 इक्वल टू 1। तो B नहीं आना चाहिए आपके रेट लॉ में। तो आपका आंसर या तो बनेगा A या C। तो इसका मतलब ये हुआ कि B का ऑर्डर खत्म हो गया, तो सिर्फ ऑर्डर मिलेगा A2 का और C का। वो आप चेक कर सकते हो। 3 इक्वेशन आपके सामने बन गए। एक बार आपको 2 को डिवाइड करना है 1 से तो x की वैल्यू मिलेगी। फिर 3 को डिवाइड करोगे 1 से तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। आई एम सॉरी, नॉट y, z की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये। और ये डिवीजन वाला पॉइंट हमने रेगुलर क्लास में भी देखा है और हमने रिवीजन लेक्चर में भी देखा है। तो डिवाइड आप खुद करोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन। देखो कितना सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले समझ में आ जाना चाहिए। एक रिएक्शन दिया, बोला कि रेट लॉ किसके बेसिस पे लिखोगे। तो पता है कि रेट लॉ किसके बेसिस पे लिखते हैं, जो सबसे स्लो होता है। सबसे स्लो कौन सा है, ये वाला। तो आपके रेट लॉ में 2 रिएक्टेंट आने चाहिए, A एंड B। A का स्टोइचियोमेट्री इज 1, B का स्टोइचियोमेट्री इज 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B भी 1। तो आंसर आना चाहिए आपका B। ये तो देख के हो जाएगा यार, बहुत सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन। मतलब कौन सा ऐसा केस है जिसमें रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया है। अब 4 आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो K या रेट कांस्टेंट बोल दो। जिसका रेट कांस्टेंट K का वैल्यू ज्यादा होता है, बराबर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा। क्योंकि इसको निकालते कैसे हैं, डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, एक बार देख लेते हैं। In which of the following cases does the reaction go farthest to completion? तो K equal to 1, K equal to 10, K equal to 10⁻²। हाँ बराबर। क्या पॉइंट था अपना, जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो बस खाली आपको ये ढूंढना है इसमें। तो K यहां पर अगर देखोगे तो 10⁻² है सबसे ज्यादा, K सबसे ज्यादा 100 है। तो यही ऑप्शन अपना बनेगा जहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जा चुका है, ठीक है। ये भी डायरेक्टली करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5। बोल रहे हैं कि कौन सा जिसमें ओवरऑल ऑर्डर आपको 0.5 मिल रहा है। तो बस खाली इसको ऐड कर लो। या देखो ऑर्डर 1 1 1 1 1 1 1 मतलब कितना हो गया 3। तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। 1.5 - 1 तो ये आ जाएगा 0.5, ये हो सकता है। बाकी भी चेक कर लो। 0.5 0.5 0.5 मतलब कितना हो गया 1.5, तो ये भी नहीं है। 2.5 2.5 तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका आना चाहिए बी। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हमने पढ़ा है। क्योंकि रेट लॉ में जो ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर को थ्योरेटिकल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर आप थ्योरेटिकली निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। सिर्फ किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए।
तो पहला पॉइंट राइट है कि रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ही मिलते हैं। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल जाता है, मैकेनिज्म में सबसे स्लो स्टेप पता चल जाता है, उसके बाद ही हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, करेक्ट। फिर बोला कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल प्रपोजल, यस। अगर थोड़ा सा आप याद करोगे ना, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड में। लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता था कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डायरेक्टली ऑर्डर में लिख सकते हो, राइट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहां पे लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली पावर में। लेकिन रेट लॉ बोलता है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही पावर के बराबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि रेट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वेयरएज लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जितने भी अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है सिंगल स्टेप वाले, उसमें अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लिख सकता हूं, तब तो उसको थ्योरेटिकली देख के बता सकते हैं। क्या थ्योरेटिकली ये रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्री ये है, तो उठा के पावर में लिख दो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो एलिमेंट्री के लिए था, उसमें डायरेक्टली स्टोइशियोमेट्री को पावर में लिख सकते हो, मतलब वो थ्योरेटिकल हो गया। लेकिन रेट लॉ जो कॉम्प्लेक्स के लिए था, उसमें जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं पता चलेगा, तब तक आप रेट लॉ नहीं लिख पाओगे। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको थ्योरेटिकली लिखा जा सकता है? देन इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप, और पहले से ही मेंशन कर दे कि ये सिंगल स्टेप है, तो ऑर्डर आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ ही जाएगा। आई होप समझा। तो ये भी आपका सही है। रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेट लॉ एप्लीकेबल किसके लिए? कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए रेट लॉ काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये भी सही है। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन, नहीं, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से अलग होगा। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? स्टोइशियोमेट्री पावर में जाएगा। और रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रेट लॉ भी यही बोलता है कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो स्टोइशियोमेट्री पावर में जाएगा। आई होप क्लियर है, ये समझा। तो आपका फोर्थ वाला आंसर गलत है। दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, सॉरी, दे आर नॉट ऑलवेज डिफरेंट। एलिमेंट्री के लिए दोनों सेम होते हैं, दोनों का थॉट सेम है, बट ओनली फॉर एलिमेंट्री। दे आर डिफरेंट, बट किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन 8 वाला भी हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? अब देखो, रेट लॉ आपको एक्सपेरिमेंटली लिख के दिया, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर हाफ, तो 1 + हाफ यार 3/2। क्या इसमें करना है यार, ये बहुत ईजी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर, जिसने रिवीजन लेक्चर अटेंड किया होगा उसको मैंने ये बताया था उस दिन, आई गेस मैं बैच 2 में मैंने बताया था। ये आपको याद है? जैसे एक रिएक्शन दिया, ए गिव्स यू प्रोडक्ट, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल टू सम कांस्टेंट के, a⁻x, और रेट कांस्टेंट के का यूनिट निकालना है तो ये हो जाएगा r, a/a⁻x। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोलार कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर रेज टू x, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल रेज टू x लीटर रेज टू -x। इसको ऊपर लेके जाओ, मोल रेज टू 1 - x लीटर रेज टू x - 1 सेकेंड इनवर्स। कौन से ऑर्डर के लिए बोल रहा है आपको? nth ऑर्डर। तो x की वैल्यू n रखो, या n रखोगे तो क्या आ जाएगा? मोल रेज टू 1 - n लीटर रेज टू n - 1 सेकेंड इनवर्स। तो राइट आंसर इज मोल रेज टू 1 - n लीटर रेज टू n - 1 होना चाहिए, ये नहीं आएगा। मोल रेज टू 1 - n लीटर रेज टू n - 1, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। काफी सिंपल था यार। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिसाइड करता है? बिल्कुल नहीं। मॉलिक्युलैरिटी? बिल्कुल नहीं। प्रेशर? बिल्कुल नहीं। बहुत सिंपल यार। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन की प्रपोर्शन के ऊपर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का जब तक मैकेनिज्म नहीं पता चलेगा, स्लो स्टेप नहीं पता चलेगा, ऑर्डर नहीं निकाल सकते हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर द 3/4 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर? अच्छा, 3/4 लाइफ का मतलब क्या होगा? 3/4 लाइफ का मतलब है कि रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको याद हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला था 2.303 डिवाइड बाय टी log टू द बेस 10 a0/80। आपको के टर्म्स में निकालना है तो टी यहां कर लो, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के log टू द बेस 10। इनिशियल 1 ले लो,
1 में से 3/4 खत्म हो गया तो बचा कितना 1/4, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ 4। यार एकदम ही सिंपल लेवल पे है ये, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है 50% कंप्लीट होने के लिए। तो पहले रेट कांस्टेंट निकालेंगे, k इक्वल टू 2.303, कितना टाइम 30 मिनट, लॉग टू द बेस 10, इनिशियल मान लो 100, कितना कंप्लीट हो गया 50%, तो बचा कितना 50 बराबर। फिर बोल रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन बाय 75%, तो दोबारा ये लगाओ k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t लॉग टू द बेस 10 a0 बाय 80। टाइम रिक्वायर्ड तो t को यहां ले लो, t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k लॉग टू द बेस 10, कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 75, इनिशियल ले लो 100, 75 कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना 25। सही है। अब देखो सब कुछ आपके पास बस k नहीं है, लेकिन ये k ही तो यहीं से निकालना था, तो फर्स्ट वाले डेटा से आपको सिर्फ k निकालना है, उस k को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है और आपका टाइम निकाल लेना है फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 75%। अगेन सिंपल, क्लियर है यहां तक। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांजिशन एलिमेंट शो द डिफरेंट वैलेंसी बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि डी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, इनर शेल का जो डी ऑर्बिटल है वो भी पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वो फुलफिल्ड नहीं होता, और दोनों साइड से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे इसलिए तभी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, क्योंकि अगर सिर्फ एस वाला लूज करता ना तब तो +2 ही शो करता, राइट, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपको पता है कि एस के साथ डी वाला भी करता है, तभी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है उसका। चार्ज +2 के अलावा और भी बनते हैं, एन चार्ज का मतलब भी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो राइट आंसर ये होगा कि दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ ns and n-1 d ऑर्बिटल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d54s1। अरे यार ये ट्रांजिशन एलिमेंट है यार, अब इसमें क्या ही बताऊं, ये सब बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड क्या आता है 3d1। अगर आपको याद हो, सिंस स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया 3d में, इसलिए इनको बोला जाता है 3d सीरीज का एलिमेंट। तो 3d सीरीज किसको बोलते हैं, जो 4th पीरियड का एलिमेंट होता है ना उसको बोलते हैं 3d सीरीज, जो स्टार्ट होता है स्कैंडियम से खत्म होता है कहां पर, जिंक पर। क्लियर है ये, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो इसमें अगर आपको याद हो स्कैंडियम से जिंक तो 4s में 1 to 2 जाता है क्योंकि क्रोमियम एंड कॉपर शो करता है एक्सेप्शन। ये मैंने डीएनएफ के रिवीजन लेक्चर में सबसे पहले ही स्लाइड पे पूरे कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में बताया था। और फिर इसमें अगर आप डी की बात करो 3d की तो वो 1 से लेकर 10 तक जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लो कौन सा सही है, डी होना चाहिए 1 to 10, एस होना चाहिए 1 to 2, राइट आंसर इज बी। लेकिन बी नहीं, घाई नहीं करना ऐसे, क्योंकि बी में देखो दिया है क्रिप्टॉन, जबकि यहां से यहां तक अगर काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन होता है आर्गॉन का, नॉट क्रिप्टॉन। सो द राइट आंसर विल बी ए। क्लियर। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज नहीं करता, ब्रास करता है, गन मेटल भी करता है। याद रखने का तरीका, ब्रास कजिन, गन मेटल कजिन टिन, 2-4 बार बोल दो ऐसा, गन मेटल कजिन टिन, कजिन टिन, कजिन टिन। तो गन मेटल हो और ब्रास हो दोनों में ही क्या है, कजिन, बराबर। और ये पूछा है कि किसमें कजिन है, तो कजिन दोनों में है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है यहां तक, समझा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Ziegler-Natta catalyst is used in the polymerization of ethene to produce polythene for oxidizing alcohol। यार एकदम सिंपल, ये तो आपका ना पॉलीमर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। Ziegler-Natta catalyst आपने देखा होगा, जो है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड, सॉरी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4 प्लस C2H5 थ्राइस, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये आपने Ziegler-Natta कैटलिस्ट को यूज किया था इन पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथीन। चेक कर लेना, 2 टाइप के वहां पर पॉलीथीन देखे होंगे, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। क्लियर है, एक में ऑक्सीजन यूज होता है, दूसरे में ये यूज होता है। फिर आगे बढ़ेंगे
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम? एकदम सिंपल, बैन 153 KMnO4 का शॉर्टकट बताया था। बेसिक मीडियम में कितने का आपको डिफरेंस मिलता है? एक का, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। राइट आंसर इज 1। एकदम सिंपल, 20-25 मिनट का पेपर दिया था आपको। द येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंजेस इनटू ऑरेंज रेड। देखो मैंने आपको ये भी बताया था रिवीजन में, जब मैंने आपको KMnO4 का प्रिपरेशन और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे। क्रोमेट का कलर कैसा होता है? येलो। एंड अगर वो चेंज हो रहा है ऑरेंज रेड में, तो ऑरेंज रेड कलर किसका होता है? सारे डाइक्रोमेट कंपाउंड्स का। तो इसका मतलब कि क्रोमेट आपका डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ है, एंड डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Cr2O7-2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एकदम सिंपल, आगे बढ़ेंगे। KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सब में करेगा, क्योंकि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +7। यह हाईएस्ट है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब खुद में रिडक्शन, तो सामने वाले में ऑक्सीडेशन, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सभी में कर सकता है। राइट आंसर विल बी डी, न्यूट्रल, एसिडिक एंड अल्कलाइन। वो इसलिए क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से ही बैठा हुआ है, तो एक ही एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर है बेयर्स रिएजेंट। एकदम सिंपल है यार, ये भी याद रखने वाली चीज है, आपके बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। पोटेशियम पर मैग्नेट को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, जिसमें आप बेसिक मीडियम के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या सोडियम कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बट आई गेस अपने बुक में ना KOH को ही मेंशन किया हुआ है, बट कहीं कहीं पर हो सकता है कि KOH की जगह पे आपको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी मिल सकता है, तो उसको लिख के रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लैंथेनाइड्स आर प्लेस्ड इन, अगर याद हो थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड में होता है लैंथेनाइड्स, एंड थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड में होता है एक्टिनाइड। आपको पूछा लैंथेनाइड, तो राइट आंसर इज थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या टाइम देना इसको? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द मोस्ट एक्सेप्टेड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड, तो याद करो 6s 4f 5d। 5d में देखो 0 to 1 मिलता है। 3 एलिमेंट ऐसे जहां पर ना D1 मिलता है। कौन कौन सा? लैंथेनम, जो हालांकि D ब्लॉक एलिमेंट है, वो F ब्लॉक में नहीं आता, बट लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम, ये तीन है जहां पर D1 मिलता है, बाकी सब में D0। तो D के लिए अपन क्या बोलेंगे? 0 to 1। F के लिए याद करो 1 to 14 तक जाता है, और सब में S में 2 ही होते हैं। तो ढूंढ लो ये है कहां? ये है कहां? ये है यहां। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है यहां तक? फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब समझना है, क्योंकि अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 तीनों के हाइड्रेट रिपीट कर देता हूं। याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 की तरफ कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं? तो NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। बराबर है? ये सारे हाइड्राइड में से सिर्फ एक ही हाइड्राइड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो ये है, ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। रेस्ट ऑल हैव वैन डर वाल्स फोर्स, एंड वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज। और मुझे लगता है कि साइज ऐसे बढ़ रहा है ये, तो वैन डर वाल्स फोर्स जो सबसे वीक फोर्स है वो यहां से यहां तक बढ़ते जाएगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम किस में होगा? तो आप बोलोगे PH3। तो PH3 में एक तो वैन डर वाल्स फोर्स है, मतलब वीक फोर्स, वो भी सबसे कम। एक मिनट, एक तो वीक फोर्स, वो भी एकदम कम, तो इसका मतलब कि PH3 का तो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही एकदम कम आएगा। तो ये दोनों में एकदम नीचे की तरफ मिलेगा आपको। इसका ग्राफ के थ्रू मैंने आपको याद करवाया था, याद करने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहां टेम्परेचर है, यहां स्पीशीज लिख देता हूं मैं। तो अगर यहां पर है NH3, PH3 एकदम नीचे आता है, ASH3 उसके ऊपर, बराबर, SbH3 ऊपर, BiH3 और ऊपर। मतलब यहां पर क्लियरली डोमिनेट कौन करता है? BiH3, फिर SbH3, थर्ड नंबर पे आता है NH3, ध्यान रखना, थर्ड नंबर पे NH3, फिर ASH3, फिर PH3। तो बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए? BiH3, SbH3, NH3, ASH3, PH3। तो राइट आंसर ढूंढ लो कहां पर है। राइट आंसर आपका है, राइट आंसर PH3 एकदम बॉटम में होना चाहिए। PH3 ये रहा। आंसर इज ऑप्शन सी। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना, जब इसी का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हो ना,
तो मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया डोमिनेट करता है, न कि बिस्मुथ। तो मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया सबसे टॉप पे आता है, इसके नीचे आता है PH3, फिर आता है ASH3, फिर SbS3 एंड BiS3। ध्यान रखना इस चीज का। ग्रुप नंबर 16 में भी सेम यही लॉजिक आपको यूज करना है, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड में भी जो सबसे पहला हाइड्राइड है वाटर, और जब मैं बता रहा हूं ना तो नोट्स अपने सामने रखना तो ज्यादा क्लियर होगा। ग्रुप नंबर 16 का जो फर्स्ट आपका हाइड्राइड है वाटर, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas rest of the hydride they have van der Waals force, and rest of the hydride में कौन कौन आ गए, H2S, H2Se, H2Te, और वो सब में भी van der Waals force डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, तो H2S में van der Waals force सबसे कम होगा, तो H2S इस बार सबसे नीचे मिलेगा। लेकिन ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में वाटर डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट करता है, वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी वाटर सबसे ऊपर आएगा, H2S एकदम नीचे आता है, H2Se, H2Te, और मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम यही ऑर्डर। ये मैंने आपको एक मीम के थ्रू बताया था, माय आंसर इज ऑल्सो सेम, नथिंग मच, नो डिफरेंस। याद आ रहा है, क्लियर? ये हो गया ग्रुप नंबर 16। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 17 की तरफ। ग्रुप नंबर 17 में जब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो वहां डोमिनेट करता है HF, HCl एकदम नीचे, HBr, HI ऊपर, लेकिन HI HF के नीचे रहता है, मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है, HF बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन यही अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो HI डोमिनेट कर जाता है, HI ऊपर, फिर HBr, HCl एकदम नीचे, और HI से थोड़ा सा नीचे HF। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है। अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट में लास्ट वाला एकदम डोमिनेट करता है, मेल्टिंग पॉइंट में पहला वाला डोमिनेट करता है, मतलब कौन, NH3। ग्रुप नंबर 16 की बात करूं तो वाटर दोनों में डोमिनेट करता है, बराबर। 17 में बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में पहला वाला डोमिनेट करता है, मतलब HF, और मेल्टिंग पॉइंट में HI लास्ट वाला डोमिनेट करेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बट समझना है कि जो डोमिनेट कर रहा है वो क्यों कर पा रहा है। क्लियर है यहां तक? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 15। ये भी आपको बताया कि ग्रुप नंबर 15 -3 से लेके +3 +5 तक शो करता है। -3 मिलता है NH3 में, +3 किस में मिलेगा, +3 का एक एग्जांपल N2O3 ले लो, +5 PCl5 ले लो यार, बराबर है। तो ग्रुप नंबर 15 -3 से लेके +5 शो करता है, क्लियर? हाँ, +5, लेकिन नाइट्रोजन शो करता है, HNO3 हाँ करता है, नाइट्रोजन भी शो करता है, +5 HNO3। और आपको मैंने ये भी बताया था, +5 का मतलब क्या है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5, लेकिन नाइट्रोजन बॉन्ड कितना बनाता है, 4, क्योंकि उसके पास ना कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है एटॉमिक नंबर 7 का, 1s2 2s2 2p3 2p3 1 2 3, तो 3 अनपेड है, वो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन p के 3 प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एंड 2s2 का जो लोन पेयर है ना, वो एक साथ डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बराबर। तो 3 प्योर कोवेलेंट होते हैं, चौथा कोऑर्डिनेट, तो बॉन्ड 4 ही बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, पूरे 5, क्योंकि 3 यहाँ पर किए और कोऑर्डिनेट के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ जाता है। समझाइए? ये नहीं समझेगा तो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पेपर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर, तो याद करो 2 ही है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स मैंने बना के दिए हैं, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, NO डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर इसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 5 में से कितना शेयर किया, 1 2, 5 में से 2 शेयर किया तो कितने बचे, 3, ये रहे 1 2 3, तो ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। NO2 ऐसा रहेगा, NNO, बराबर है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो N डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, जस्ट एक मिनट, यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, आप सेंट्रल नाइट्रोजन की तरफ देखना, इसने डबल बॉन्ड बनाया यहां पर। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से कितना शेयर किया, 2, बचे कितने, 3 में से अब 2 यहां पर डोनेट करता है, बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो शायद मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, इस तरफ बनेगा, माय मिस्टेक, यहां डबल बॉन्ड और एक लोन पे डोनेट करके बनाता है कोऑर्डिनेट। तो बताओ नाइट्रोजन ने कितना डोनेट किया, 1 2 3 4,
5 में से 4 डोनेट हो गए तो बचा एक, और इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ 2 ही ऑक्साइड है जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, रेस्ट ऑल आर डायमैग्नेटिक। वैसे कितने ऑक्साइड पढ़े आपने? NO पढ़ा है, NO2 पढ़ा है, N2O3 पढ़ा है, N2O4 भी पढ़ा है, N2O5, सबके स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिए हुए हैं, समझाया है। क्लियर? एक बार नोट्स में फिर से देखना पड़ेगा आपको। इसमें ना वैसे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर और दूसरा इसमें से कलर के ऊपर, तो वो भी ध्यान रखना। जैसे NO2 ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर में होता है और N2O3 ब्लू सॉलिड में रहता है, बाकी सब कलरलेस ही होते हैं, तो कलर के ऊपर भी एक बार रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राउन रिंग याद रखना है आपको, सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो डायरेक्टली याद रखो। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला है ये वाला, कंप्लीट इसका फॉर्मूला ऐसा होता है FeH2O5NoSO4। अगर आप सल्फेट को नहीं लिखते हो, सल्फेट का चार्ज होता है -2, तो -2 अगर नहीं लिखना है तो इसके ऊपर +2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये है नाइट्रोसिल, ये पॉजिटिव लाइगेंड में मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होता है +1 और ये न्यूट्रल है। अब जरा सोचो, अगर मैं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं 5 × 0, NO कितना 1, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इक्वल टू पूरे के ऊपर चार्ज +2, तो Fe इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू +1। ये एक ऐसा रेयर कंपाउंड है जहाँ पर Fe आपको +1 में मिलता है, अदरवाइज मैक्सिमम जगह पे आपने +2 और +3 देखा है, जहाँ पर Fe को +2 को आप बोलते हो फेरस एंड +3 को आप बोलते हो फेरिक, बट कुछ ऐसे रेयर एग्जाम्पल है जहाँ पर Fe किस में मिलता है, +1 में भी मिलता है। तो हो सकता है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे, 4 ऑप्शन में 4 कंपाउंड दिया रहेगा और बोलेगा बताओ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर Fe कैन बी फाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ब्राउन रिंग कैसे बनता है, इसका जो नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है एक्चुअली ये, बट है ना, हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीईटी में कि नाइट्रेट और नाइट्रेट आयन का टेस्ट यहाँ से कंफर्म कैसे करते हैं, वो सब छोड़ दो, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि वो पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। एक्वा रेजिया, डायरेक्ट क्वेश्चन, HCl होना चाहिए 3, HNO3 होना चाहिए 1, या तो 3:1 बोलो या HNO3 से HCl बोलना हो तो 1:3 बोलो, आंसर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, NH3 इज लुईस बेस। लुईस बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करता है, और NH3 को लुईस बेस बोल रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है। सो द राइट आंसर इज नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इसको देखना है यार। क्वेश्चन नंबर 31, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो याद करो, वैसे ऑप्शन बी है क्योंकि हमको पता है कि अमोनिया सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। पहले स्टेप में 3 स्टेप में था इसका प्रिपरेशन, और मैंने बोला था जितने वो रिएक्शन है जिसके नाम है या जिसके पास कैटलिस्ट है वो सारे इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक एलिमेंट में, बराबर। तो पहले स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, NO2 बनता है, फिर इस NO2 को पानी में डालते हैं तो ये HNO3 बनाता है। तो राइट आंसर इज बी। फिर से देख लेना, नोट्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। H2O, H2S, H2SE, H2T, सब में हाइड्रोजन कॉमन है। तो दूसरे एटम को देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये है ग्रुप 16 के एलिमेंट। डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड का लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना वीक होगा, और बॉन्ड जितना वीक होगा जल्दी टूटेगा। मैंने बताया था छोटे पेंसिल को तोड़ना डिफिकल्ट है लेकिन बड़े पेंसिल को तोड़ना ईजी होता है, राइट। तो फिर से देखो, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी H+ देगा। तो कौन जल्दी H+ देगा, H2T, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि टेलुरियम का एटॉमिक साइज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम से बड़ा है। तो राइट आंसर इज H2Te। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्सीजन एक्सबेट -1, यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या एकदम बेसिक लेवल के, जब हमने 11th में आए थे डे 1 में सीखा था ये सब। क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। फिर से बोला था, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो आयोडीन सबसे आगे, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। यार लेक्चर अगर जिसने अटेंड किया होगा ना वो आंख बंद करके भी कर लेगा इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट एसिडिक ऑक्साइड। तो देखो बताया था ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो एसिडिक ढूंढना है ना, तो नॉन मेटल ऑक्साइड ढूंढ लो ना यार। नॉन मेटल ऑक्साइड एक ही इसमें SO2,
और वैसे जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये बनाता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है ये? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा BSO2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देयर इज नो SS बॉन्ड, बोल रहा है किसमें SS बॉन्ड नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं ये आयन कहां से मिलता है, H2S2O4। इसका स्ट्रक्चर होता है SS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सॉरी डबल बॉन्ड OH, इसमें SS लिंकेज होता है। सल्फर के एसिड्स में सब स्ट्रक्चर्स हुए हैं। H2O5 - 2 ये होता है H2S2O5। इसका स्ट्रक्चर आता है S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH बराबर। ये होता है सॉरी माय मिस्टेक, S डबल बॉन्ड S OH ये मिलता है H2S2O3 से, और यहां पर आता है डबल बॉन्ड O। क्लियर? ये याद करो H2S2O7 ये ओलियम था आपका, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी आया था। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने बोला था कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड बना दो। 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के बाद बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दो। तो इसमें ना SS बॉन्ड नहीं मिलता, इसमें SOS बॉन्ड मिलता है। तो इसमें बस एक काम करना था, आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर रखने थे। तो आपका राइट आंसर आएगा D। इसमें S to S लिंकेज नहीं होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड। अब याद करो कितना चिल्ला चिल्ला के बोला था, एम्बिडेंटेड के लिए दोनों डोनर एटम अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इसमें दोनों डोनर एटम सेम है, तो ये एम्बिडेंटेड नहीं है। मतलब आपका राइट आंसर यही है। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल सॉल्ट बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसे? मिक्स करके देखना, K4FeCN6 बनता हुआ दिखेगा। और यही वो एग्जाम्पल है जिसमें हमने चैप्टर में नॉमेनक्लेचर भी इसी से स्टार्ट किया था, और जितना मुझे याद है हम लोग ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी इसी से स्टार्ट किया था, और हमने VBT का हाइब्रिडाइजेशन भी इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। 38 हो गया। आगे बढ़ेंगे 39, द आइपिक नेम ऑफ द कंपाउंड अमाइन कार्बोनेट। तो पहले अमाइन आएगा, ये हो जाएगा पेंटा अमाइन। पेंटा अमाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है यार। पेंटा अमाइन कार्बोनेट क्रोमियम 3 क्लोराइड। पेंटा अमाइन लिख देता हूं, छोड़ो, कार्बोनेट क्रोमियम 3 क्लोराइड। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कैसा है? ये न्यूट्रल है, इसका एक का -2, इसका -1, टोटल -3, उस तरफ जाएगा तो +3। तो चेक कर लो कहां पर है। पेंटा अमाइन पहले ढूंढ लो, तो ये उड़ गया पेंटा अमाइन कार्बोन, अच्छा कार्बोनेटो होगा, सॉरी कार्बोनेटो, नेगेटिव लाइगेंड का नाम ओ पे खत्म होता है। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, तो ये कार्बोनेट है, ये भी गया, ये कार्बोनिल लिखा है, ये भी गया। आपका राइट आंसर इज बी, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो क्रोमियम 3 क्लोराइड। सिंपल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फिर से आइपिक नेम, 4 टाइप के लाइगैंड है, अमाइन, ब्रोमीन, नाइट्रो, क्लोरो। पहले आएगा ट्राई अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, चारों लाइगैंड आ गए अल्फाबेटिकली। सो पेंटामाइन, सॉरी माय मिस्टेक, ट्राइअमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये 0, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, टोटल हो गया -4, उस तरफ जाएगा तो +4, 4 क्लोराइड। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा, देख लो, ट्राइअमाइन, क्लोरो नहीं गया, ब्रोमो आना चाहिए पहले, ये भी गया, ये भी गया, खत्म ना यार, पूरा नहीं करोगे, आधा कर लोगे तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PTNS3 2 द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ना। पहले क्या बोला है? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 और 2 4, खत्म। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 1 का -1, तो 2 का -2 तरफ जाएगा +2, तो 4 और +2 आना चाहिए। आंसर इज सी। एकदम सिंपल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन एन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। तो बहुत सिंपल है यार, जब आप अमोनिया को ऐड करते हो कॉपर सल्फेट में, तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड बनाएगा। फॉर्मूला है CuNH3 4 2+, बराबर। ये कंपाउंड से कुछ याद आया? एक दिन 2 दिन पहले देखा था हमने, ये वही एग्जाम्पल है जो VBT का लिमिटेशन था, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के रूल के हिसाब से इसका आंसर आता है क्या?
sp3, बट इसका राइट आंसर क्या होता है dsp2। जितनी बार मेरे सामने आएगा मैं आपको याद कराते रहूँगा, बट आप खुद भी याद रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में उनको आपको ज़रा भी तंग करने का मन किया तो वो लोग है ना यहाँ से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेंगे आपके साथ। तो ये एक एग्जाम्पल है, याद रखना। भले एग्जाम के 1 घंटे पहले बस खाली देख के चले जाना, तो आपको एग्जाम में 3 घंटे तो याद रहेगा वो, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, द कॉम्प्लेक्स PtCl2 NH3 जो भी है, इट इज विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। सिंपल ना यार, सब कुछ सेम है, बस खाली डब्बे के बाहर चीज़ें बदल रही है। अब ये भी देखो आइसोमरिज्म में कितना इजीली हमने रिवाइज किया था उस दिन। जब पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डब्बे के बाहर चीज़ें बदलेगी, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म खत्म। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या था? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर विल बी इंटरचेंज ऑफ लाइगैंड, एंड इफ देयर इज इंटरचेंज ऑफ लाइगैंड, तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म में 2 डब्बे दिखेंगे। ढूंढ लो 2 डब्बे, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 45, द कॉम्प्लेक्स जो भी है ये कौन सा एग्जाम्पल शो करेगा? साइनाइड है, साइनाइड एम्बिडेंटेड, उसका लिंकेज डिफर कर रहा है, खत्म लिंकेज। अब ये स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एकदम एक पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया तो विद इन 2 to 3 सेकेंड आप आंसर खुद ही निकाल लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि इसमें मेरे एक्सप्लेन करने जैसा अभी कुछ नहीं है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। मैच द फॉलोइंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, चार्ज इसका कितना आएगा? +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करो, 6 लाइगैंड 12 इलेक्ट्रॉन, +12, 21 + 12 कितना है? 33, 33 ढूंढो इधर, पहले ढूंढ लो कहाँ पर आपको दिया P का 4, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया ना यार। चलो कंफर्म करने के लिए एक और सॉल्व करते हैं। Q, निकल का ऑक्सीडेशन, निकल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कुछ भी माइनस नहीं करना, खाली ऐड करना है। कितने लाइगैंड? 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, +8, 28 + 8 36, तो Q का आंसर आएगा 3। क्या Q का आंसर 3 दिया? बस ना यार, खत्म, एकदम इजी। आगे आप कर सकते हो। 47, आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। अब है ना इसमें काम करना, मेहनत मत करना ज़्यादा, मेहनत करने के चक्कर में गड़बड़ कर दोगे। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 4 है, यहाँ भी 4, मतलब ये लोग हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर या फिर हो सकते हैं टेट्राहेड्रल, कुछ भी हो सकता है। EN3 है, अगर आपको याद हो EN इज इथिलीन डायमाइन विच इज बाइडेंटेड लाइगैंड, तो एक इथिलीन डायमाइन 2 लोन पेयर देगा। कितना इथिलीन डायमाइन है? 3, तो वो देगा 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो डायरेक्टली बोलो ना यार, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ऑक्टाहेड्रल। ढूंढो कहां पर R का 5 दिया है, ये गया, ये बन सकता है, ये गया, ये भी बन सकता है, 2 है। अब एक और काम करें क्या, इसमें 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, तो इसको भी ढूंढ लो। S का आंसर होना चाहिए 2, S का आंसर 2 खाली इसमें दिया है, तो मेरे हिसाब से आंसर है B। हालांकि P और Q का हाइब्रिडाइजेशन मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये मैंने रिवीजन में बताया। आप एक बार ढूंढो, अगर आपको उसको फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी आती है या ऑप्शन मैच नहीं होता है तो मैं हूं, ठीक है, बट आप चेक कर लोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, अगर आपको याद हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड में ना गैप बहुत बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयरिंग करना प्रेफर करता है, और नीचे अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा तो इसका मतलब कि पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा ओ ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा ओ ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग ज़्यादा दिया है, ये गलत है, बराबर है ये। अब वीक फील्ड में अगर मैं बात करूं तो वीक फील्ड में क्या था? वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है, तो इसका मतलब कि डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, बराबर है। स्प्लिटिंग कम है तभी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना, और पेयरिंग ज्यादा होती है, तो डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग दोनों में दिया है। लेकिन इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा तो मतलब कि आपको इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन मिलेगा, तो दे शुड बी हाई स्पिन, तो इसमें लो स्पिन दिया है, यहां पर भी लो स्पिन दिया है, ये गलत है। यहां होना चाहिए हाई स्पिन, या फिर यहां होना चाहिए हाई स्पिन। इसमें थोड़ा करेक्शन है, अगर आपको एग्जाम में करेक्शन करवा दिया होगा तो ठीक है, आपका आंसर सी या डी में से कोई एक मैच करेगा। अगर एग्जाम में करेक्शन नहीं करवाया होगा तो आप यहां से समझ लेना आपको एक बोनस मार्क मिल जाएगा, ठीक है। बट सिंस स्प्लिटिंग कम होती है वीक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग मिल जाती है। जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं तो वहां पर स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, इसलिए वो लो स्पिन होता है, और यह हाई स्पिन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन बनाते हैं, वीक फील्ड हाई स्पिन बनाते हैं। क्लियर?
फिर क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लाइगैंड। अब याद करने की कोशिश करो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो था उसमें लाइगैंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कोकेन। कोकेन मतलब कार्बोनिल साइनाइड। साइनाइड इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी। एक काम करो ना, साइनाइड पता है सबसे स्ट्रॉन्ग है ना यार, साइनाइड यहां पर टॉप पे दिया, ये हो सकता है, खत्म हो गया, ये भी हो सकता है, खत्म हो गया। अब इसमें अगर देखोगे ना, क्लोराइड को ऑक्सलेटो और एडीटी दोनों से आगे रखा है। हैलोजन सबसे वीक फील्ड होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे पीछे आते हैं वो लोग, तो ये आपका गलत हो गया। राइट आंसर इज डी। क्लियर है ये? सिंपल ना, आपको थोड़ी पूरे 5 याद रखने हैं, 1-2 पॉइंट को पकड़ो, आंसर ढूंढ के निकालो। किसने बोला उतना मेहनत करने के लिए? स्मार्ट वर्क करो। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड टू लो स्पिन। अब देखो, लो स्पिन कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा, लो स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। पेयरिंग इधर कर रहा है क्या? लेकिन पहले देख लो कि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है। Fe एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d6 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d6, 3d में होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग ऐसे होता है, 3 नीचे 2 ऊपर, ऊपर Ag नीचे T2G, 6 इलेक्ट्रॉन, वो भी लो स्पिन, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर ही नहीं पाएगा। इस केस में डेल्टा O विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना प्रेफर करेगा क्योंकि वहां एनर्जी कम लग रही है। तो राइट आंसर ये जंप कर गया, वहां 6 चाहिए था लेकिन 5 है। राइट आंसर इज ए। ओके, ठीक है। सो आई होप समझा होगा और आज का पेपर बहुत सिंपल गया होगा। अब काफ़ी इजी था यार, इसमें और कितने हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारे बेसिक पॉइंट आपको पढ़ाए भी गए, सारे बेसिक पॉइंट आपको रिवाइज भी कराए गए। ओके, ठीक है। सो प्रीलिम 1 हो गया कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग फिर से, इस प्रीलिम का फीडबैक लेंगे, कहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, कहाँ पर हम वीक जा रहे हैं। जो वीक पॉइंट होंगे हम उसको प्रीलिम 2 में ध्यान में देंगे। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।